हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो यहाँ पर लिखा गया है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण क्या होता है? देखिए, यदि हम वैक्सीन को किसी भी व्यक्ति में लगा देते हैं तो उसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, यानी टीकाकरण कहते हैं। वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया था कि काउपॉक्स के ऊपर सर्वप्रथम वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, जो एडवर्ड जेनर थे इन्होंने काउपॉक्स के ऊपर सर्वप्रथम वैक्सीन बनाई थी, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? वैक्सीन के पिता कहते हैं। तो एडवर्ड जेनर को हम क्या कहते हैं? वैक्सीन के पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम काउपॉक्स यानी गौशीलता के ऊपर अपनी वैक्सीन बनाई थी। ओके, देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि वैक्सीन को लगाना क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती है। कि वैक्सीन रोगजनक को मृत या कमजोर करके बनाई जाती है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में ये जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है। अब हम देखने वाले हैं कि एंटीबॉडी किस तरह से हमारे शरीर में बनती है वैक्सीन के द्वारा। देखिए, जो वैक्सीन होती है वो किससे बनी होती है? पैथोजन को किल या बीट करके बनाई जाती है। यदि वैक्सीन को हम बॉडी के अंदर डालते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो सक्रिय हो जाता है और एंटीबॉडी रिलीज करने लगता है। और एंटीबॉडी रिलीज करने लगता है उस वैक्सीन के पैथोजन के ऊपर। ठीक है, यानी किल और बीक होता है पैथोजन, इसके लिए ये एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज करने लगता है। ठीक है, और पैथोजन को क्या कर देता है? किल कर देता है। और एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे पैथोजन को क्या कर देती है? किल कर देती हैं। ठीक है, और इसमें जो मेमोरी टी एंड बी सेल होती हैं वो इस घटना को सेव कर लेती हैं, इस इंसिडेंट को क्या कर लेती हैं? सेव कर लेती हैं। ओके, यदि दूसरी बार हमारे शरीर के अंदर पैथोजन आता है ओरिजिनल वाला, ठीक है, ये तो क्या था? ये तो लोकल था, वीक था, कमजोर था, मरा हुआ था, ये हमारे शरीर में कुछ नहीं कर सकता था। ठीक, और यदि ओरिजिनल पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है दूसरी बार वैक्सीन लगने के बाद, या दूसरी बार हमारे शरीर में पैथोजन क्या करता है? एंटर करता है, तो हमारी मेमोरी टी एंड बी सेल एक्टिव हो जाती है। ठीक है, मेमोरी जो टी एंड बी सेल होती है वो एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, और प्रतिरक्षा तंत्र से उसी प्रकार की एंटीबॉडी को निर्माण करने के लिए कहती हैं, यानी प्रेरित करती हैं। ठीक है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसे उसी प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करवाया जाता है। किस प्रकार से? क्योंकि मेमोरी टी एंड बी सेल ने क्या किया था? यहाँ पर पहले जब वायरस आया था तो उन्होंने इस घटना को सेव कर लिया था, किस तरह से पैथोजन को मारा गया था उसी प्रकार की घटना को इस मेमोरी टी एंड बी सेल ने सेव कर लिया था। और उसी प्रकार की एंटीबॉडी क्या कर रही है? जब ओरिजिनल पैथोजन आया तो उसी प्रकार की एंटीबॉडी जो है वो मेमोरी टी एंड बी सेल प्रतिरक्षा तंत्र से निर्माण करवा रही है। ठीक है, तो जिससे पैथोजन किल हो जाता है और फिर से क्या कर लेती है? मेमोरी टी एंड बी सेल इस इंसिडेंट को सेव कर लेती हैं। अब तीसरी बार जब पैथोजन आएगा शरीर में तो ये वाली मेमोरी टी एंड बी सेल एक्टिव हो जाएंगी। तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि हमारे शरीर में वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वैक्सीन में कौन सा पैथोजन है? किल होगा या तो मरा हुआ होगा, और हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा तो एंटीबॉडी बनाने लगेगा, एंटीबॉडी बनाने लगेगा तो पैथोजन किल हो जाएगा। ठीक है, पैथोजन किल हो जाएगा क्योंकि पैथोजन कैसा है? वीक है, मरा हुआ है, इसीलिए आसानी से एंटीबॉडी इस पैथोजन को मार देती हैं। ठीक है, और ये घटना मेमोरी बी एंड टी सेल में सेव हो जाएगी। और जब कभी भी ओरिजिनल वायरस हमारे शरीर में आएगा, बॉडी में एंटर करेगा तो मेमोरी टी एंड बी सेल क्या होंगी? एक्टिव हो जाएंगी और इसी प्रकार की एंटीबॉडी इसमें रिलीज करवाएंगी। जैसे इसमें रिलीज हुई थी एंटीबॉडी, उसी प्रकार की एंटीबॉडी ओरिजिनल पैथोजन आने पर रिलीज होंगी, तो इसमें भी पैथोजन को किल कर दिया जाएगा और फिर से मेमोरी टी एंड बी सेल इस घटना को सेव कर लेंगी। अब तीसरी बार जब आएगा पैथोजन तो इस प्रकार से उसे मार देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो वैक्सीन होती है वो मृत और कमजोर से बनाई जाती है, रोगजनक से। ठीक है, और उस रोगजनक के प्रति एंटीबॉडी किस तरह से बनती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगला यहाँ पर पॉइंट आ गया है कि वैक्सीन मेमोरी टी एंड बी सेल पर निर्भर रहती है। जो वैक्सीन होती है, जो टीका होता है, वो मेमोरी टी एंड बी सेल पर निर्भर रहता है। किस तरह से निर्भर रहता है वो देख लेते हैं। तो वैक्सीन हमारे शरीर में जाएगी, ठीक है, और इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगी। ओके, तो एंटीबॉडी रिलीज हो जाएंगी इम्यून सिस्टम से, तो पैथोजन क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। और किल हो जाएगा तो इस घटना को कौन सेव कर लेगा? मेमोरी टी एंड बी सेल इस घटना को सेव कर लेंगी। ओके, ये तो हो गई वैक्सीन की बात। जब ओरिजिनल पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो क्या एक्टिव होता है? मेमोरी टी एंड बी सेल एक्टिव होती हैं।
यदि मेमोरी टी एंड बी सेल एक्टिव नहीं होंगी तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो एंटीबॉडी को तो रिलीज करेगा लेकिन पैथोजन को किल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैथोजन बार बार आने से क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और एंटीबॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज नहीं कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बना पाता है, जिसके कारण जो पैथोजन होता है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है और हम उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, जो मेमोरी टी एंड बी सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, उसी प्रकार के एंटीबॉडी बनाती हैं। किस प्रकार के एंटीबॉडी बनाती हैं? जिस प्रकार से पैथोजन को मारा जाता है तो उसी प्रकार के एंटीबॉडी मेमोरी टी एंड बी सेल बना देती हैं। किस तरह से बनाती हैं? क्योंकि वैक्सीन में जो मरा हुआ पैथोजन या कमजोर पैथोजन था वो बॉडी में गया, इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ और एंटीबॉडी को रिलीज किया और पैथोजन को किल कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की एंटीबॉडी को रिलीज करने के लिए मेमोरी टी एंड बी सेल की आवश्यकता होती है। ठीक, यदि ये वाले एंटीबॉडी यहाँ पर भी रिलीज हो जाते हैं तो क्या होता है, ये भी पैथोजन किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो वैक्सीन होती है वो मेमोरी बी एंड टी सेल पर निर्भर रहती है। तो वैक्सीन जो होती है वो मेमोरी टी एंड बी सेल पर निर्भर रहती है। यदि मेमोरी टी एंड बी सेल नहीं होगी तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा, लड़ लड़ कर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा, एंटीबॉडी उतनी ज़्यादा रिलीज नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, तो हम उस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो इस तरह से जो वैक्सीन होती है वो मेमोरी टी एंड बी सेल पर निर्भर रहती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि पहली बार रोगजनक प्रवेश करता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, और दूसरी बार जब पैथोजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए, जब पहली बार हमारे शरीर में पैथोजन एंटर करता है, जब पहली बार हमारे शरीर में पैथोजन एंटर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट कहते हैं, यानी इसे हम हिंदी में कहें तो प्राथमिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, यदि दूसरी बार हमारे शरीर में पैथोजन उत्पन्न होता है तो हमसे क्या कहते हैं, द्वितीयक प्रतिक्रिया उत्पन्न होना। ठीक है, द्वितीयक प्रतिक्रिया उत्पन्न जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और पैथोजन को किल कर देती है। जब पहली बार हमारे शरीर में क्या होता है, पैथोजन एंटर करता है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा एंटर करता है, वैक्सीन के द्वारा एंटर करता है। और कैसा पैथोजन होता है, किल होता है, यानी वीक होता है। बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडी को रिलीज करता है। एंटीबॉडी को रिलीज करता है, ये काफ़ी कम मात्रा में रिलीज होती हैं और पैथोजन को किल कर देती हैं। क्यों किल कर देती हैं आसानी से? क्योंकि जो पैथोजन होता है वैक्सीन के द्वारा डाला गया वो किल होता है और वीक होता है, हमारे शरीर में हानि नहीं पहुँचाता है। इसीलिए क्या करता है कि जो एंटीबॉडी होती है वो पैथोजन को अच्छी तरह से किल कर देती हैं और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है, यानी प्राथमिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यह दूसरी बार जब ओरिजिनल वायरस यानी ओरिजिनल पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो किस प्रकार से होता है, ये क्या होती है, द्वितीयक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, यदि पहली बार हमारे शरीर में पैथोजन एंटर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। कमज़ोर किस तरह से होता है, क्योंकि जो पैथोजन होता है वो किल होता है, वीक होता है और एंटीबॉडी रिलीज होती है और पैथोजन को किल कर दिया जाता है आसानी से। ठीक है, यदि दूसरी बार जब हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पैथोजन एंटर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, बॉडी में एंटर किया, मेमोरी टी एंड बी सेल एक्टिव हो गई और उसी प्रकार की एंटीबॉडी रिलीज करवाया मेमोरी टी एंड बी सेल ने, जिस प्रकार से इसमें कराया था उसी प्रकार से मेमोरी टी एंड बी सेल में ये सेव हो गई थी यहाँ पर और इसी प्रकार से ये एक्टिव हो गई जब दूसरी बार पैथोजन आया और इसी प्रकार की एंटीबॉडी इसमें रिलीज करवा दी और इस ओरिजिनल पैथोजन को अच्छी तरह से मार दिया। तो ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, एक ही बार में पैथोजन को मार देता है। ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है प्राइमरी वाला और ये सेकेंडरी वाला काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट क्या होता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट क्या होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि पहली बार रोगजनक जब प्रवेश करता है तो उसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। और यहाँ पर अगला है कि जब दूसरी बार पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो उसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि वैक्सीन शरीर में दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वैक्सीन और पैसिव वैक्सीन। आप कह सकते हो एक्टिव तथा पैसिव इम्यूनिटी भी कह सकते हो, यानी एक्टिव सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा ये पूरे जीवन भर साथ देती है, जीवन भर प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। जैसा कि चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स क्या होता है, ये हमारे शरीर में एक बार हो जाता है तो दूसरी बार कभी भी नहीं होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता जो होती हैं, छोटे छोटे दाने
दाने जो होते हैं लाल लाल जो होते हैं वो दाने निकल आते हैं शरीर पर। तो क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है और वो वैक्सीन लगवा लेता है तो उसे जिंदगी में कभी भी चिकन पॉक्स दोबारा नहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं, परमानेंट कहते हैं, पूरी जिंदगी भर साथ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वैक्सीन होती हैं तो वो पूरे जीवन भर साथ देती हैं, जीवन भर एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये पूरे जीवन भर सक्रिय रहती है, और यहाँ पर जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये पूरे जीवन भर सक्रिय नहीं रहती है। ठीक है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, पूरे जीवन भर साथ नहीं देती है। ठीक है, यानी पूरे जीवन भर सक्रिय नहीं रहती है, ये निष्क्रिय हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, एंटीवेनम। एंटीवेनम का यदि हम इंजेक्शन लगवाते हैं, कब लगवाते हैं, जब सांप काट लेता है तो एंटीवेनम का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। और एंटीवेनम क्या करता है, हमारे शरीर में सिर्फ थोड़ी देर के लिए क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है, जो जहर है वो उसे रोक देता है। ठीक है, तो एंटीवेनम सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए एंटीबॉडी निर्माण कर देता है, बस। ये दूसरी बार सांप काटेगा तो फिर से आपको एंटीवेनम लगवाना पड़ेगा। ठीक है, जितनी बार काटेगा तो जितनी बार आपको एंटीवेनम लगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, थोड़े ही देर के लिए होती है। और यहाँ पर है सक्रिय प्रतिरक्षा जो कि परमानेंट होती है, पूरे जीवन भर रहती है, जैसा कि चिकन पॉक्स। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कितने प्रकार की होती है, पहला है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, दूसरा है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, और तीसरा है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, तो इस तरह से वैक्सीनों को बांटा गया है। देखिए, इसे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत कमजोर तथा मृत रोगजनक से बनी वैक्सीनें आती हैं। किस तरह की वैक्सीनें आती हैं, मृत तथा कमजोर रोगजनक से बनी वैक्सीनें आती हैं। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन सी वैक्सीनें फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के अंतर्गत आती हैं। देखिए यहाँ पर जो है लाइव का मतलब जो जीवित होती हैं और उन्हें बीक कर दिया जाता है। जो जीवित पैथोजन होता है उन्हें बीक करके जो बनाई जाती हैं वो यहाँ पर है। और जो इनएक्टिव वैक्सीन यानी जो निष्क्रिय टीके होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वैक्सीनों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो इनएक्टिव वैक्सीन होती हैं उन्हें पैथोजन को मार दिया जाता है और इस तरह की वैक्सीनों का निर्माण किया जाता है। अब हम देख लेते हैं बीक वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं। ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, सेबिन ने इसकी खोज की थी, वैज्ञानिक का नाम है ये सेबिन। और ओरल पिलाई जाती है, ओरल का मतलब होता है कि मुख से पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी के, आपने सुने होंगे। ठीक है, MMR वैक्सीन, मम्स मीजल रूबेला। ठीक है, येलो फीवर के लिए वैक्सीन आती है। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस है। इनएक्टिव वैक्सीन यानी किल जो पैथोजन को मारकर बनाई जाती हैं वो यहाँ पर हैं, जैसे कोलेरा, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, प्लेग। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनाई जाती हैं, इनएक्टिव वैक्सीनें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनएक्टिव वैक्सीन, और यहाँ पर क्या है, ये बीक वैक्सीन है, लाइव है लेकिन बीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। इसमें 2 प्रकार की वैक्सीनें आती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की वैक्सीन। देखिए, पहला है सब यूनिट वैक्सीन और यहाँ पर दूसरा है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो देख लेते हैं सबसे पहले सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है। इसमें किसी रोगजनक का एक तंतु यानी सब यूनिट आप कह सकते हो, उसको निकाल कर बॉडी में डाल देते हैं, बस ये होता है। ये हमने यहाँ पर एक पैथोजन ले लिया है, इसका स्पाइक प्रोटीन एक निकाल लेते हैं, यानी तंतु एक निकाल लेते हैं इसका, और बॉडी में इसे इंजेक्ट कर देते हैं, और जिसके प्रति हमारा शरीर क्या होगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और मेमोरी एंड बी सेल क्या करेंगी, इस घटना को सेव कर लेंगी। और जब ओरिजिनल पैथोजन आएगा, और ओरिजिनल पैथोजन आने पर मेमोरी बी एंड टी सेल उसे स्कैन कर लेंगी, यदि पहचान लेंगी कि वही वाला वायरस, उसी तरह से उसको भी मार देंगी। ठीक है, इसमें किसी रोगजनक का यानी पैथोजन का एक तंतु निकाल लेते हैं, सब यूनिट यानी प्रोटीन भी आप कह सकते हो, थोड़ा सा प्रोटीन निकाल लेते हैं इसकी पहचान के लिए। ठीक है, और बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं सब यूनिट, कोई सा एक यूनिट थोड़ा सा पार्ट निकाल लेते हैं पैथोजन का और उससे वैक्सीन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सब यूनिट वैक्सीनें होती हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, यदि हम 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, यदि हम 2 चीज़ों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है, रिकॉम्बाइन कहलाती है, यानी रिकॉम्बिनेंट कहलाती है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से, देखिए एक मैंने ले लिया पैथोजन, रोगजनक ले लिया। ठीक है, एक हमने ले लिया है वेक्टर। वेक्टर कौन सा ले लिया है, एडेनोवायरस ले लिया। एडेनोवायरस क्या करेगा, छोटा मोटा खांसी, बुखार, जुकाम आदि को फैलाता है। ठीक है, तो एक वेक्टर हमने ले लिया, और एक हमने पैथोजन ले लिया जो रोग को फैलाने का कार्य करता है। तो इनका स्पाइक प्रोटीन निकाल लिया और इनका स्पाइक प्रोटीन निकाल लिया, थोड़ा थोड़ा सा यूनिट, थोड़ा थोड़ा सा प्रोटीन दोनों का निकाल लिया और उसे रिकॉम्बाइन कर दिया, यानी दोनों को जोड़ दिया। इसका स्पाइक प्रोटीन ले लिया वेक्टर का, और पैथोजन का स्पाइक प्रोटीन ले लिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये रिकॉम्बाइन हो गया, यानी रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो इस तरह से क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जा सकती है। कोई सा भी प्रोटीन पार्ट इसका निकाल सकते हैं और कोई सा इसका निकाल सकते हैं, दोनों को आपस में जोड़कर वैक्सीन बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, रिकॉम्बाइन वैक्सीन
कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें पैथोजन का कोई हिस्सा लेकर, कोई हिस्सा पैथोजन का ले सकते हैं, कोई सा भी। ठीक है, हमने यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन ले लिया है और किसी वेक्टर का कोई हिस्सा लेकर कॉम्बाइन करते हैं। कॉम्बाइन का मतलब जोड़ना, जोड़ देते हैं उन दोनों को, तो एक नई वैक्सीन बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके क्या एग्जाम्पल हैं और सब यूनिट के क्या एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पे जो सब यूनिट वैक्सीन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, एंथ्रैक्स, इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है, ये क्या है, सब यूनिट वैक्सीन है। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन सी है, हेपेटाइटिस बी, HSV यानी हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, HPV ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, अगला है रोटा वायरस। ठीक है, तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है और ये सब यूनिट वैक्सीन है। ओके, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि सब यूनिट कौन सी होती है और रिकॉम्बिनेंट कौन सी होती है और किस तरह से बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर अगली है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, इसे हम DNA वैक्सीन भी कहते हैं। DNA वैक्सीन अभी मानव के लिए नहीं बनाई गई है। ठीक है, काम जारी है। कौन सी वैक्सीन पर काम जारी है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पर अभी काम जारी है। ठीक है, और ये किस तरह से बनाई जाती है DNA वैक्सीन, वो हम देख लेते हैं। देखिए एक पैथोजन को ले लेते हैं। ठीक है, एक पैथोजन ले लेते हैं, इसका DNA निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक बैक्टीरिया ले सकते हैं जो मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता है, उस बैक्टीरिया को हम ले लेते हैं, उसका DNA निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, और कंबाइंड DNA को क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, उगाते हैं, यानी उसे कल्चर कराते हैं। ठीक है, और फिर हमें रिकॉम्बिनेंट DNA मिल जाता है। रिकॉम्बिनेंट जो यहाँ पर देख सकते हैं ये DNA मिल जाता है और ये DNA वैक्सीन बना देता है। क्या बना देता है, DNA वैक्सीन बना देता है। यदि DNA वैक्सीन को मनुष्य में लगा देते हैं तो इसका जो DNA है वो क्या करेगा, मनुष्य में प्रोटीन का निर्माण करेगा। यदि प्रोटीन का निर्माण करेगा तो हमारी जो बॉडी है वो समझ जाएगी कि जो प्रोटीन ये वाला है ये कौन से DNA से बना है। कौन से DNA से बना है, ये बना है पैथोजन के DNA से, जिसमें पैथोजन का DNA भी मिला हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो समझ जाएगी कि जो प्रोटीन बना है वो कौन से DNA से बना है, पैथोजन के DNA से बना है। तो इस प्रोटीन से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाएंगी, तो एंटीबॉडी इस प्रोटीन को नष्ट कर देंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे शरीर में DNA वैक्सीन कार्य करती है। और DNA वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया कि पैथोजन का DNA लिया जाता है और बैक्टीरिया का DNA लिया जाता है जो कि हानि नहीं पहुंचाता है, वो वाला बैक्टीरिया यहाँ पर चूज करते हैं, उसका DNA निकाल कर और इस पैथोजन के DNA से कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उसे ग्रो कराते हैं, यानी कल्चर कराते हैं। फिर ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाता है। ठीक है, तो ये DNA वैक्सीन टोटल बन जाती है। और DNA वैक्सीन क्या करती है, हमारे शरीर में जाती है, यानी DNA वैक्सीन इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में डाल दी जाती है, तो उसका DNA बाहर निकल कर क्या कर जाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन जब निर्माण हो जाती है तो हमारी जो बॉडी होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो पहचान जाता है कि जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है, कौन से DNA से प्रोटीन बना है, इस पैथोजन के DNA से प्रोटीन बना है। ठीक है, और इस प्रोटीन के अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होगी वो एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी और एंटीबॉडी इस प्रोटीन को मार देगी और मेमोरी T एंड B सेल सेव कर लेंगी। और जब भी ऐसा वायरस हमारे शरीर में आएगा तो मेमोरी B एंड T सेल एक्टिव होकर उसे मार देंगी। ये प्रक्रिया आप जान चुके हैं पहले ही। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें किसी रोगजनक के DNA का हिस्सा लेते हैं, कोई भी रोगजनक हो सकता है उसका DNA का हिस्सा लेते हैं, तथा किसी जीवाणु के DNA का हिस्सा लेकर मिलाकर उसे ग्रो कराते हैं, कल्चर कराते हैं और शरीर में डाल देते हैं। ठीक है, जिससे प्रोटीन बनती है और प्रोटीन बनती है तो इम्यून सिस्टम पहचान जाता है कि किससे बनी है, पैथोजन के DNA से बनी है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, DNA वैक्सीन में हेपेटाइटिस जो बी वैक्सीन है वो बनाई जा रही है, उस पर अभी कार्य जारी है। तो आई होप आप वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। क्या होता है पूरी जानकारी से मैंने आपको समझा दिया है। यदि समझ में आ गया है तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं जो कि BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर के लिए बनाई गई हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।